आपका आरक्षण चुरा रहा था, आज कोई वोट चुरा रहा है, कल आपका जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, अधिकार, हक सब कुछ चुरा लेगा। अगर आपको यह साबित करना है कि वो जमीन जिस पर आप नहीं आपके पुरखे रहते आए हैं वो जमीन आपकी है, इसके लिए आपको कागज दिखाना पड़ेगा। देश में यह नारा लगा था कि भले जेल में जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन शाहीन बाग की वो दादियों ने जो नारा लगाया कि उस समय सीएनआरसी के नाम पर संविधान से जो छेड़खानी हो रही थी, तब लोगों को लगा कि ये सारा झगड़ा तो केवल मुसलमानों के खिलाफ है, हमारा नंबर तो आएगा नहीं। लेकिन जब आदिवासी समाज का पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ कि आप जो कागज मांग रहे हो असल में आपका निशाना हमारी जमीन है और उस जमीन के नीचे जो खनिज संसाधन है जो हमारे हैं उसे आप छीनना चाहते। झारखंड के एक सुदूर आदिवासी इलाके में जब मैं वहां गया तो वहां सबसे, वो भी आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था, उन्होंने पहले पूजा करने के लिए वहां मुझे बुलाया। मैंने कहा साहब इतने कैमरे लगे हुए हैं, वहां जाके पूजा करना है। हम लोग उस परंपरा के तो है नहीं कि पूजा करने में मूर्ति के पीछे पहले कैमरामैन खड़ा हो तब जाकर के आप साधना लीन हो। वो फोटो छपती है तो लगता है कि आप महान पुजारी हैं। और देश में ऐसे समय जब पुजारी और नेता का फर्क भी मिट गया हो कि किताब का रंग पीला है, यह आदिवासी संस्कृति का द्योतक है। बहुत बड़े लेखक ने एक बात कही कि 3 नक्शा भारत का उठाना, पहले नक्शे में जहां जहां जंगल हो उसको भर देना, दूसरे नक्शे में जहां जहां खनिज हो उसे भर देना, और तीसरे नक्शे में जहां आदिवासी हो उसे लिख देना। तीनों नक्शों को जब एक जगह करोगे तो वो कॉमन निकलेगा। यानी इस देश के जल, जंगल, जमीन को अगर किसी ने बचाया है तो वो आदिवासियों ने बचाया है, लेकिन विकास के नाम पर आप विनाश कर रहे हो आदिवासियों का भी और उस कुदरत का भी, जल, जंगल, जमीन का भी। राजमार्गों और हवाई अड्डों के इतने करीब अगर आदिवासी रहते तो आज हाशिए पर नहीं रहा करते। उन तक पहुंचने के लिए आपको कई किलोमीटर ऐसी जगह जाना होगा जहां सड़कें अच्छी नहीं होंगी, जहां रास्ते अच्छे नहीं होंगे। फिर तुरंत कोई पलट कर कहेगा कि सड़क बनाने जाते हैं तो आप विरोध करते हैं। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि आप विकास का चेहरा दिखाकर विनाश उन पर थोपते हैं। तो कुदरत के बीच सबसे पहला रिश्ता उन्हीं लोगों का था जो जल, जंगल, जमीन से जुड़े थे। बीच में कोई बैठ गया जो बताने लगा कि हम वो ठेकेदार हैं जो आपकी पूजा को भी वैध और अवैध साबित करेंगे। और उन्हीं लोगों के हाथ में जब कलम आई, महात्मा ज्योतिबा फूले ने उन्हीं लोगों के लिए लिखा है कलम कसाई। बहुत कठिन शब्द है, चुभेगा, चाहते हैं कि चुभे। बहुत आसान चीजों से, फूल से इलाज होता भी नहीं। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो हम तो चाहते हैं कि ये बातें आपको चुभें। कि जब मैंने अ से अनार लिखा, उन्होंने कहा आह कितना सुंदर। जब मैंने आ से आम लिखा तो उन्होंने आम के गुण गाए। जब अ से अधिकार लिखा वे भड़क गए। और आज दिल्ली के जिस परिसर में हम हैं, आजादी के अमृत काल के वक्त भी इस परिसर में आदिवासी समाज के इतिहास पर एक किताब लिखी जाए और उसका विमोचन हो और इतनी तादाद में लोग उसमें शामिल हों, ये वो नया इतिहास है जिसका इंतजार करते करते अमृत काल आ गया। और इस किताब को गौर से देखिएगा, इसका कवर पेज पीले और हरे रंगों के मेल से बना है। इसके मुख पृष्ठ पर भारत का नक्शा है और उस नक्शे के ऊपर आदिवासियों के प्रतीकात्मक चिन्हों के बीच लिखा हुआ है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। यानी ये कवर पेज ही दावा करता है कि ये मुल्क हमारा है, लेकिन जो इस देश, इस दुनिया के सबसे पहले मूल निवासी थे, उनके साथ सबसे बड़ा धोखा या साजिश किसी तलवार, बंदूक या तोप ने नहीं की। उसके साथ सबसे बड़ी साजिश कलम ने की, जिनके ऊपर यह हक था कि वो इतिहास में दर्ज करेंगे उन आदिवासियों के इतिहास को भी। उन्होंने धोखा किया, तो जो कलम ने धोखा किया उस धोखे का हिसाब करने के लिए आदिवासियों ने खुद अपने हाथ में कलम उठाई है। और जितेंद्र मीणा को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह की शानदार कोशिश यहां पर की है। मैं आप सबका ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहता हूं।
और इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं बचपन में जब गाड़ी चलाना सीखा तो बहुत, मैं ये नहीं बोलने वाला था कि मैं भी बचपन में आदिवासियों के बीच रहा करता था। मैं बिल्कुल उधर नहीं जा रहा हूं। मेरा तो आदिवासियों से जन्मों जन्मों का नाता है। ये वाक्य नहीं बोल रहा हूं, मैं एक किस्सा सुनाना चाह रहा था कि जब अपने से गाड़ी चलाना होता था अकेले तो लगता था कि हमें अच्छी ड्राइविंग आती है, लेकिन जब कोई बहुत खास परिवार का बैठ जाता था तो हाथ कांपते थे। अब कोई अगर लेखक हो तो उसकी किताब पर बोलना आसान है, लेकिन लेखक से पहले कोई मित्र हो तो जोखिम भरा है कि भाई आप क्या बोलेंगे, संभल के बोलना। फिर भी मैं कुछ बातें इतिहास के थोड़े से पुराने पन्नों को उधेड़ते हुए मैं थोड़ा सा कुछ साल पहले पन्ना पलटना चाहता हूं। शायद दिसंबर या जनवरी का महीना था, साल 2018-19, और इस देश में 13 पॉइंट रोस्टर आया था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस मंच पर यह बात बोलनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग जो मंच पर हैं वो सारे उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और उस समय पूरे देश में रोस्टर आंदोलन के खिलाफ जो अगुवाई थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने की थी, उनमें हम लोग शुमार थे। लेकिन उसी बीच में जितेंद्र मीणा एक बार एक नया मुद्दा एक बैठक में ले आते हैं कि आदिवासियों के वन अधिकार अधिनियम से छेड़खानी हो रही है और उन्हें कागज दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको यह साबित करना है कि वो जमीन जिस पर आप नहीं आपके पुरखे रहते आए हैं वो जमीन आपकी है, इसके लिए आपको कागज दिखाना पड़ेगा। हम लोग भी समझे कि ये कौन सा मुद्दा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जितेंद्र मीणा ने उसका पूरा शोध किया हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वो मुद्दा बना। और मुझे याद है जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस समय देश में यह नारा लगा था कि भले जेल में जाएंगे हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन शाहीन बाग की वो दादियों ने जो नारा लगाया कि उस समय सीएनआरसी के नाम पर संविधान से जो छेड़खानी हो रही थी, तब लोगों को लगा कि ये सारा झगड़ा तो केवल मुसलमानों के खिलाफ है, हमारा नंबर तो आएगा नहीं। लेकिन जब आदिवासी समाज का पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ कि आप जो कागज मांग रहे हो असल में आपका निशाना हमारी जमीन है और उस जमीन के नीचे जो खनिज संसाधन है जो हमारे हैं उसे आप छीनना चाहते हो। और उस समय मैं लेखक के बारे में बस थोड़ा सा परिचय देना चाह रहा हूं कि यह किताब भले बाद में आई, लेकिन लेखक ने आदिवासी मुद्दों पर बोलना, लिखना और लड़ना कई वर्ष पहले से शुरू कर दिया था। और कई ऐसे किस्से वो आते रहे जिसे हम लोग भी नहीं जानते थे। बाद के दिनों में तमाम लोग प्रोफेसर हैं। अब जैसे प्रोफेसर मनोज झा जी बैठे हुए हैं, संसद में मैंने एक वीडियो देखी कि ये दो लोग उधर से जा रहे हैं, सामने से कोई विपक्ष का सांसद आ रहा है तो अभिवादन किस शैली में कर रहा है, गली गली में शोर है। अब आगे वाला नहीं बोलता हूं क्योंकि संसद के परिसर वाली बात है। तो ये माहौल है। कल को कोई आपका आरक्षण चुरा रहा था, आज कोई वोट चुरा रहा है, कल आपका जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, अधिकार, हक सब कुछ चुरा लेगा अगर इस तरह की किताबें नहीं आएंगी तो, जो बताएंगी कि आपको किस चोरी से बचना है। ओबीसी समाज का, पूर्वांचल का एक व्यक्ति जिसे बचपन के, जिसके चारों तरफ का माहौल क्या था, वो हमारी तरफ नारे लगाते थे, तब शाखाएं कम लगती थी लेकिन नारे तब भी लगा करते थे। और वो नारे लगा करते थे कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तबही सुधरे जन्म निदान, तबही भला करें भगवान। बचपन से सुनते थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। यह अलग बात है कि एक देश के ऊपर एक भाषा थोपने वाले क्यों ये भूल जाते हैं कि इस देश में कदम कदम पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। आदिवासी जिंदा कहां रहा? वो अपनी संस्कृति में जिंदा रहा, अपनी भाषा में, अपनी तहजीब में, अपनी परंपरा में जिंदा रहा। और वो आपकी एक रूपता में कहीं फिट नहीं बैठता है। उसकी अपनी संस्कृति, अपना अपना परंपरा है। अभी इसी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर इलाके में, सुदूर इलाका जहां एयरपोर्ट से उतर के भी आपको 5-6 घंटे, उधर से फोन आया तो मैंने कहा कि बहुत दूर है, मैं कैसे आ पाऊंगा। उन्होंने कहा सर, राजमार्गों और हवाई अड्डों के इतने करीब अगर आदिवासी रहते तो आज हाशिए पर नहीं रहा करते। उन तक पहुंचने के लिए आपको कई किलोमीटर ऐसी जगह जाना होगा जहां सड़कें अच्छी नहीं होंगी, जहां रास्ते अच्छे नहीं होंगे। फिर तुरंत कोई पलट कर कहेगा कि सड़क बनाने जाते हैं तो आप विरोध करते हैं। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा कि आप विकास का चेहरा दिखाकर विनाश उन पर थोपते हैं। मैं गया वहां तो रास्ते में जहां जहां मौका मिला आदिवासी समाज के लोग स्वागत कर रहे थे। मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया
और प्रोफेसर मनोज झा इस बात को समझेंगे, क्योंकि जिस डिकास्ट होने की बात को हम लोग कहते हैं, आप सोचिए कि इस मंच पर अधिकांश लोग जब प्रोफेसर एन सुकुमार बोल रहे हैं या प्रोफेसर सोना झरिया मिंज बोल रही है या हम लोग, तो उसकी भी अपनी एक लोकेशन, एक पॉलिटिकल और सोशल लोकेशन है। और प्रोफेसर मनोज झा भी हैं जो लड़ाई ही सोशल जस्टिस की लड़ते हो। उन्होंने तिलक लगाया हल्दी का, और चावल से, जो पीली हल्दी में लिपटे हुए चावल थे, उसको माथे पर ऐसे तिरछा लगाया, पीले गमछे को सर में बांधा और उस चावल से ऐसे छिड़काव किया। और उनकी थाली में एक दीपक था और उसके बगल में नारियल रखा हुआ था। मैं बड़ा संकोच के साथ इस वीडियो को फेसबुक पर या ट्विटर पर लगाना चाह रहा था कि लोग कहेंगे कि जिस मनुवादी संस्कृति का आप विरोध करते हैं, आप उसी का पालन करने लगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जरा इसका एक टेस्ट करता हूं, जैसे मैं यहां एक टेस्ट करता हूं। दिल्ली के सबसे एलीट क्लब में यह बैठक हो रही है। झारखंड के एक सुदूर आदिवासी इलाके में जब मैं वहां गया तो वहां सबसे, वो भी आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था, उन्होंने पहले पूजा करने के लिए वहां मुझे बुलाया। मैंने कहा साहब इतने कैमरे लगे हुए हैं, वहां जाके पूजा करना है? हम लोग उस परंपरा के तो है नहीं कि पूजा करने में मूर्ति के पीछे पहले कैमरामैन खड़ा हो तब जाकर के आप साधना लीन हो। वो फोटो छपती है तो लगता है कि आप महान पुजारी हैं। और देश में ऐसे समय जब पुजारी और नेता का फर्क भी मिट गया हो। लेकिन उन्होंने कहा साहब ये वो पूजा नहीं है। और जितेंद्र मीणा ने अपनी किताब की भूमिका में वो बात लिखी है। आपको पता ही नहीं चला साहब कि उस जगह पर जब उन्होंने अभिवादन किया, बुढ़ाल पेन्ना सेवा सेवा, मैं यहां आपसे दावे से कहता हूं किसी को इसका अर्थ ही नहीं पता होगा। जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जानते होंगे। बिरसा मुंडा ना सेवा सेवा, तिलका मांझी ना सेवा सेवा। व्हाट इज द मीन ऑफ सेवा? हमें पता ही नहीं। जब मैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में गया तो वहां सेवा जोहार का नारा लगता है, 7 रंग का झंडा होता है और उस पर तीर बने होते हैं। उनके अपने देव होते हैं, वो उनकी परंपरा होती है। और उनके पूजा प्रकृति की पूजा है। वो एक मटके में मिट्टी रख करके उसमें गेहूं को जब आरोपित करते हैं और जब पहला अंकुर फूटता है तो उसे अपना देव मानकर उसकी पूजा करते हैं। पीला उसी से है, प्रकृति का रंग। इसीलिए ये बात भूल न जाऊं, इसलिए लेखक ने याद फिर दिला दिया है कि किताब का रंग पीला है। ये आदिवासी संस्कृति का द्योतक है। और इस बात को आपको गौर से समझना चाहिए। इस भारत नक्शे में, मैं फिर से कह रहा हूं, एक बहुत बड़े लेखक ने एक बात कही कि 3 नक्शा भारत का उठाना। पहले नक्शे में जहां जहां जंगल हो उसको भर देना, दूसरे नक्शे में जहां जहां खनिज हो उसे भर देना, और तीसरे नक्शे में जहां आदिवासी हो उसे लिख देना। तीनों नक्शों को जब एक जगह करोगे तो वो कॉमन निकलेगा। यानी इस देश के जल जंगल जमीन को अगर किसी ने बचाया है तो वो आदिवासियों ने बचाया है। लेकिन विकास के नाम पर आप विनाश कर रहे हो आदिवासियों का भी और उस कुदरत का भी, जल जंगल जमीन का भी, जिसकी वो पूजा करते हैं। और इसलिए मैंने ये याद किया कि हम जिन पिछड़े समाज के, ओबीसी, किसान, कृषक परिवारों के बीच से बचपन को याद करते हैं तो लगता है कि कृषि पूजा तो हमारे यहां भी हुआ करती थी। फसल बोई गई तब उसके फसल बोने के गीत हुआ करते थे। फसल काटी जाए तो उसके फसल काटने के बाद पहला बीज उसका एक आग में जलाकर उसे होला कहते थे। और बाद में कोई होलिका की कहानी आई और होला की कहानी पर बैठ गई। बाकी आप समझदार लोगों को इशारा काफी है। तो कैसे कैप्चर किया जाता है? और जितेंद्र मीणा ने अपनी किताब की भूमिका में यह बात बहुत साफ लिखी है कि इतिहास उन लोगों का कभी नहीं बनता जो अपने इतिहास को लिखते और दर्ज करते नहीं, और कमजोर लोगों का कोई इतिहास कभी कोई लिखता भी नहीं। इसलिए मैं जब उस पूरी परंपरा को देखा और फेसबुक के नीचे कमेंट को देखा तो सब लोग ये लिख रहे हैं कि भाई आप तो वही निकले, आप आरती करवा रहे हो, आप हल्दी और इसका वो। तब मुझे लगा कि इस देश में अभी पता ही नहीं लोगों को कि आदिवासियों की संस्कृति क्या है, और वैसे ही कृषक समाज की संस्कृति क्या है। कृषक समाज की परंपरा, हमारे यहाँ ओबीसी घरों में भी आप पुरानी परंपरा में जाएंगे तो पीले गमछे से स्वागत होता है। हल्दी और चावल और दूब उस शादी में सबसे पवित्र मान करके उसकी पूजा होती है। तो कुदरत के बीच सबसे पहला रिश्ता उन्हीं लोगों का था जो जल जंगल जमीन से जुड़े थे। बीच में कोई बैठ गया जो बताने लगा कि हम वो ठेकेदार हैं जो आपकी पूजा को भी वैध और अवैध साबित करेंगे। और उन्हीं लोगों के हाथ में जब कलम आई, महात्मा ज्योतिबा फूले ने उन्हीं लोगों के लिए लिखा है कलम कसाई। बहुत कठिन शब्द है, चुभेगा कि चुभे। बहुत आसान चीजों से, फूल से इलाज होता भी नहीं। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। तो हम तो चाहते हैं कि ये बातें आपको चुभें।